Hello guys, how are you? I hope all of you are doing very well. So this is lecture number 10, and in this lecture we have discussed about the molecular collisions, and among them we have discussed the collision frequency and the mean free path. So watch this lecture and enjoy learning these very interesting topics. And apart from that, I would also like to talk about one thing, the Telegram group. Most of you have been asking me about the Telegram group. So this is the announcement for all of you that I am actually these days combining all the worksheets and assignments to put that into that group. So as soon as that work is completed, I will share the link and I will send the link to all of you. I will share the link on my YouTube channel itself, where you can all see that link and you can join that Telegram group. The work is in process. The group will start very soon. I'm very grateful that all of you are enjoying the lectures, all of you are watching the lectures and subscribing the channel. Please share it more and more so that we become popular and all of you will learn chemistry very quickly and in an efficient manner. Thank you so much. Start the lecture. Okay guys, let's start with lecture number 10. लेक्चर नंबर 10 आज हमें शुरू करना है. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली कोलिजन थ्योरी की और मीन फ्री पाथ, इन सब की हम बात करेंगे. और कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा रियल गैसेस की. वी विल ट्राई टू कवर लिटिल पार्ट ऑफ रियल गैसेस एज वेल. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर. तो पहला है क्वेश्चन. तो पिछली बार हमने जो ग्राहम्स लॉ किया था उसके बेसिस पे एक ही न्यूमेरिकल है जो रह गया था. इसको मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं. ये न्यूमेरिकल आप खुद ही कर लोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल, आप खुद भी करके देख सकते हो. और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ट्राई टू पॉज द स्क्रीन फर्स्ट, खुद से करके देखा करो, उसके बाद आंसर मैच कर लिया करो. ओके, चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज इन द क्वेश्चन? x ml ऑफ हाइड्रोजन effuses फ्रॉम अ पिन होल इन 5 सेकेंड. 5 सेकेंड में x ml हाइड्रोजन एफ्यूज हो रही है. द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस इज. अब आइडेंटिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हमारा क्या सेम है? प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चीजें हमारी कांस्टेंट है. इन सब की बात हो रही है कि यानी कि ये सब चीजें हमारी सेम है. ओके, नाउ वी हैव टू कंसीडर कि हमारा रेट ऑफ इफ्यूजन. देखो, रेट ऑफ इफ्यूजन के कई सारे फॉर्मूला हैं. रेट ऑफ इफ्यूजन का हमने अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े हैं. एक हमारे पास फॉर्मूला है रेट ऑफ इफ्यूजन का, dV/dt. ठीक है, एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और दूसरा ही रेट ऑफ इफ्यूजन का दूसरा जो फॉर्मूला आता है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी है, दैट इज 1/√of मोलर मास. तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप कंबाइन करोगे, यूज करोगे, बिकॉज जो dV रहेगा, dV इज सेम. ये आपका सेम है दोनों के केसेस में, बिकॉज x ml विच इज x ml, क्योंकि x ml ही हमारी जो गैस है वो इफ्यूज हो रही है. टाइम उन्होंने हमें पूछा है और साथ ही साथ मोलर मास पूछा है. तो एक के लिए आपके पास डेटा है H2 के लिए, और दूसरे के लिए आपको इन चारों ऑप्शंस में से चेक करना है एक एक करके. आप हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे. जोन सा ऑप्शन आपका बैठेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीट. ग्राहम्स लॉ के न्यूमेरिकल हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे कर लिए हैं, तो बार बार एक ही बात को हम नहीं करेंगे. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमें शुरू करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इज मॉलिक्यूलर कोलिजन्स या फिर कोलिजन थ्योरी. यानी कि जो हमारी गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के अंदर गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. ये जो आपस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है कोलाइड करने की, उन सारी बातों को आज हम डिटेल में करेंगे, और उनके बेसिस, उनके अंडर जो भी हमारे दो फॉर्मूलाज आते हैं उनको भी हम ढंग से पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो एजम्पशंस देख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स है उसमें क्या क्या हमने बातें एज्यूम की, क्या क्या बातें हमने सिर्फ मान रखी हैं जो असलियत में नहीं है. इट एज्यूम्स मॉलिक्यूल टू बी रिजिड, यानी कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड होना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट मॉलिक्यूल नहीं होगा, एकदम रिजिड, स्फेरिकल, स्फेयर जैसा होना चाहिए. अब जरूरी नहीं है मॉलिक्यूल रियल में स्फेरिकल हो, वो टेट्राहेड्रल शेप का भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है. नॉन इंटरैक्टिंग, नॉन इंटरैक्टिंग का मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे. मूविंग विद द सेम वेलोसिटी u बार, ये हमारी जो u बार होती है इसको हम बेसिकली बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी. दिस इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं कि म्यू बार इज इक्वल टू √8RT/πm. ये सब लास्ट लेक्चर्स में हम कर चुके हैं. आई थिंक ये हमने लेक्चर 8 में कवर किया था. तो इफ यू हैवंट सीन प्रीवियस लेक्चर्स, प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स फर्स्ट. ओके, म्यू बार ऑफ एंड ईच मॉलिक्यूल हैज अ मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ सिग्मा. सिग्मा हमारा आपकी बार मॉलिक्यूलर डायमीटर हो जाएगा, सिग्मा
या फिर हम इसको कोलिजन रेडियस भी बोलेंगे, ठीक है। इस सिग्मा का एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक डायग्राम का, ठीक है। ये एक डायग्राम आप मान के चलिए कि मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू से एनसर्कल कर दिया, ब्लू से मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, दिस इज द मॉलिक्यूल। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल, जो ये हो सकता है, ठीक है। ऊपर भी एक मॉलिक्यूल से टकरा सकता है एंड विद अनदर मॉलिक्यूल, जो ये नीचे जो मैंने रेड से दिखा दिया, ये दोनों मॉलिक्यूल के साथ वो टकरा सकता है, ठीक है। तो हमने कुल मिला के ये मान लिया कि टकराव जो है वो ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है, बिकॉज मॉलिक्यूल जो है नॉन इंटरेक्टिंग है। ऐसा नहीं है कि ऊपर के साथ में ज्यादा और नीचे के साथ में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दोनों के साथ वो टकरा सकता है, ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल टकराएगा तो अगर हम इसका टकराव देखें तो टक्कर मारते मारते ही वो एक कुछ एरिया जो है वो स्वीप कर लेगा, एरिया स्वैप्ट कर लेगा, यानी कि वॉल्यूम स्वैप्ट कर लेगा, बिकॉज जो मॉलिक्यूल है वो एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वो कोई डिस्क के जैसा नहीं है, वो एक स्फेयर है। वो चल भी रहा है और साथ में मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड भी कर रहा है। तो कोलाइड करते वक्त भी वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस अगर जो वो ट्रैवल कर रहा है, उसके बेसिस पे उसने एक एरिया स्वैप्ट कर लिया। इस एरिया को जो स्वैप्ट उसने एरिया किया, ये हमने ये रेड पेन से मैंने इसको दिखा दिया। मैं इसको येलो से दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस इज द एरिया स्वैप्ट बाय द मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि अगर मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लिया उन्होंने, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं। तो वो मॉलिक्यूल जो है वो सारा दोनों सिस्टम, यानी कि दो मॉलिक्यूल अगर एक साथ ऐसे मूव कर रहे हैं कोलाइड होके, तो बेसिकली उन्होंने एक बड़ा सा सिस्टम बना लिया, यानी कि मैं उनको एक बड़े ही मॉलिक्यूल की तरह मान लेता हूं। तो उस बड़े मॉलिक्यूल का जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो इन दो मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो अगर मैं मान के चलता हूं कि मॉलिक्यूल्स का अगर रेडियस सेम है, इन वाले मॉलिक्यूल्स का अगर रेडियस सेम है, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि जो डायमीटर हो जाएगा टोटल, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बड़ा मॉलिक्यूल, जो इमेजिनरी है, असली में नहीं है, जो कि इमेजिनरी है, जो कि हमने माना कि भाई एक बड़े मॉलिक्यूल ने इतना एरिया स्वैप्ट कर लिया होगा कोलिजन के दौरान, ठीक है। तो इस बड़े मॉलिक्यूल का जो रेडियस मेरा निकल के आया, दैट इज नथिंग बट सिग्मा, और ये सिग्मा ही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर डायामीटर। अब सवाल ये है कि लग तो रेडियस जैसा रहा है, पर इसको डायामीटर क्यों बोल रहे हो? देखो डायामीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमने ओरिजिनल मॉलिक्यूल का तो ये डायामीटर ही हुआ। ये जो आपको रेडियस जो दिखाई दे रहा है, रेडियस तो जो है वो बेसिकली एक इमेजिनरी मॉलिक्यूल, दिस इज जो ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज नथिंग बट एन इमेजिनरी मॉलिक्यूल, जो कि कोलिजन के दौरान बना है, यानी कि दिस इज इमेजिनरी स्फीयर, असली में नहीं है। उस इमेजिनरी स्फीयर का जो एरिया मैंने रेडियस जो मैंने माना, दैट इज सिग्मा। अब ये जो इमेजिनरी स्फीयर है ये मूव करेगा, अब मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी स्वीप करेगा। तो वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द सिंगल मॉलिक्यूल इन द यूनिट टाइम, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल को ही हम इसको मान के चल रहे हैं अभी, इन द यूनिट टाइम इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर यू बार। अब सवाल ये होता है कि ये बात आई कहां से, तो चलिए इसको हम एक एक करके जल्दी से कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो हमारे पास हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि अगर मान के चलता हूं कि ये वाला जो है, मान लो ये वाला एक सिलेंडर है, इसके अंदर मेरा जो मॉलिक्यूल था वो मूव कर रहा था। इस वाले सिलेंडर का अगर मुझे एरिया, इस वाले सिलेंडर का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए हो, तो सिलेंडर का वॉल्यूम सीधी तरीके से हम दे सकते हैं, दैट इज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर मैंने इस एरिया को मान लिया ए मान लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू दिस लेंथ, यही हो जाएगा मेरे पास जो सिलेंडर है। ये वाला जो सिलेंडर हमने इमेजिनरी सिलेंडर को माना है, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी नथिंग बट इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन में कौन है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल, यानी कि बड़े से मॉलिक्यूल का जो एरिया होगा वही क्रॉस सेक्शन का भी एरिया हो जाएगा। तो बड़ा सा मॉलिक्यूल, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर इसका कितना है, सिग्मा, यानी कि मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो ये हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर। अब बात रह गई लेंथ की, भैया लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ तो हो जाएगी हमारी ये वाली लेंथ जो इसने कवर करी, टोटल लेंथ जो ये कवर करता है, ठीक है। अब ये किसी ना किसी वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी को मैंने नाम रख दिया है, जो जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को मैंने बोला म्यू बार। और मैं ये भी जानता हूं कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, एल, एल इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या फिर हमारी जो लेंथ है, एल इज नथिंग बट इक्वल टू म्यू बार इंटू टी। आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि जो लेंथ हो जाएगा वो वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। अब वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमें जो डिस्टेंस देखना है वो यूनिट टाइम में देखना है, तो यानी कि जो टाइम है, अगर मैं इसको यूनिट ले लूँ तो टाइम तो हो गया 1 को अप्रोच कर गया, यूनिट चाहे 1 सेकंड ले लो चाहे 1 मिनट ले लो, बस यूनिट टाइम लेना आपको। सो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जो एरिया हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ विल बी ओनली इक्वल टू म्यू बार। सो कुल मिला के हमारा एरिया क्या हो गया, पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू म्यू बार। अब देखो यहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है
it will move in a cylinder. So volume is equal to area into length and length is equal to velocity into time. और जो velocity है that is mu bar और time को हमने मान के रखा है unity. So कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी length आ गई, यानी कि this mu bar is nothing but length, यानी कि जो हमारी length आ गई वो असल में क्या आ गई, mu bar ही आ गई, क्योंकि ये जो है इसके साथ में टाइम का फैक्टर भी है, बट टाइम जो है यूनिटी मैंने ले लिया, इसीलिए हमारी लेंथ आ गई। तो ये बेसिकली मॉडल है, इस मॉडल के बेसिस पे हम अपनी डेरिवेशन करेंगे। मैंने तो बस अभी आपको एक मॉडल का पिक्चर दिया है कि कैसा हमें गैस के अंदर इमेजिन करना है, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूं कि ये सब इमेजिनेशन है। अब आप इसमें बहस नहीं करेंगे कि सर इसको हमने क्यों ऐसा कर सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो, बट पहली बात ही मैं बता रहा हूं कि दिस इज प्योर एजम्पशन। हमने ये माना है कि दो मॉलिक्यूल जब कोलिजन के दौरान चलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल जैसा लगेगा, और उस बड़े मॉलिक्यूल ने जो एरिया स्वेप्ट किया उसको हमने कैसे निकाला, ठीक है। मतलब बेसिकली जो वॉल्यूम स्वेप्ट करी उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक बार फिर से मॉलिक्यूलर कोलिजन्स को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको थोड़ा बहुत। देखो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की अगर हम बात करें तो कोलिजन का मतलब क्या है, दो चीजों को आपस में टकराना। अगर देखो लो कंसंट्रेशन होगी, यानी कि गैस की मॉलिक्यूल्स कम है, तो कोलिजन्स भी हमारे क्या हो जाएंगे, फ्यू हो जाएंगे। अरे लेस कंसंट्रेशन है तो कम मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो यहाँ पे कितने कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसीलिए कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी भी कम है। और अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते रहेंगे, बहुत ज्यादा टकराने की वजह से मोर कोलिजन्स विल बी देयर। मॉलिक्यूलर कोलिजन में सिर्फ इतनी सी बात है कि हायर कंसंट्रेशन मींस मोर कोलिजन। और मॉलिक्यूलर कोलिजन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। किस किस बेसिस पे, कि भाई शेप में, पहली बात तो मॉलिक्यूल के शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और बाकी की जो कंडीशंस हैं वही सेम हो जाएंगी कि जो मॉलिक्यूल है वो हमारा कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। ये सब कंडीशंस वही एजम्पशन की बात एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, स्फेरिकल होना चाहिए, और हमने देखा कि जो नॉन इंटरैक्टिंग होना चाहिए, मूविंग विद सेम वेलोसिटी होना चाहिए, नॉन इंटरैक्टिंग, ठीक है। ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें मान के चलने हैं जब हम मॉलिक्यूलर कोलिजन्स को डिस्कस कर रहे हैं। नॉन इंटरैक्टिंग एंड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सारे के सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं, कांस्टेंट म्यू बार। और जो वेलोसिटी है, आई एम सेइंग दैट अगेन एंड अगेन, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट यू एवरेज। और यू एवरेज जो आप लेते थे दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RT बाय पाई एम। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि मतलब तो सिर्फ किससे है भैया, फॉर्मूला से है। नो डाउट हमने पिछली क्लास में इसकी, पिछले लेक्चर में इनकी हमने डेरिवेशंस की थी। मैं आज तुम्हें सच बता दे रहा हूं, वो डेरिवेशंस तुम्हारे लिए कबाड़ा है, तुम्हारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। रिजल्ट याद है, न्यूमेरिकल हो जाएगा, नंबर आ जाएंगे और रैंक आ जाएगी, सिर्फ उतना अभी तुम्हारा मकसद होना चाहिए। नॉलेज लेने के लिए बहुत टाइम है, IIT जाओगे तब भी नॉलेज लोगे ही, पर अभी क्या तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, रैंक। रैंक शुड बी योर मेन फोकस, चाहे जैसे मर्जी आए, वी डोंट केयर। जिसकी रैंक है उसी की सब सुनते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, अब जो हमने बात पीछे की थी उसका हम एक बार थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन कर लेते हैं कि मान के चलो कि कंसीडर करते हैं कि n स्टार इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर मान लीजिए कंटेनर है, इस पर यूनिट वॉल्यूम में लेट्स से ये छोटा सा वॉल्यूम है, टोटल के अंदर तो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, बट इसके अंदर जो मेरे पास मॉलिक्यूल हो जाएगा दैट इज n स्टार। यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे दैट इज n स्टार। तो n स्टार क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं। और n हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वॉल्यूम v। ऑब्वियसली बात है, टोटल नंबर अगर हमें मॉलिक्यूल निकालना है, टोटल, क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या था, v था, अब इसमें जो टोटल मॉलिक्यूल हो जाएंगे दिस इज टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। n स्टार और n में डिफरेंस समझ लेना, कुछ भी नहीं है, बस एक में v से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो मैथमेटिकली वही बात हमने यहां पर दोबारा से लिखी है कि n इज इक्वल टू n स्टार इंटू v, या फिर n स्टार इज इक्वल्स टू n बाय v, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। अब हम मान के चलेंगे, कंसीडर Z1 इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट टाइम में एक मॉलिक्यूल कितने टक्कर मारेगा, कितने कोलिजन करेगा, उसको हम मान के चल लेते हैं कि दैट इज Z1। समझ में आया, उसको मैंने Z1 मान लिया, वो हमारा मतलब बेसिकली Z क्या हो गया, Z1 क्या हो गया, एक तरह की क्या होगी, कोलिजन का नंबर, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम दूसरे नाम से कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। Z1 हो जाएगा हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब आपको डाउट यहाँ पर ये होगा कि सर ये 1 क्यों लगाया आपने सबस्क्रिप्ट में, तो 1 इन द सबस्क्रिप्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ यूनिमॉलिक्यूलर कोलिजन, यानी कि एक मॉलिक्यूल केवल एक ही मॉलिक्यूल से टक्कर मार रहा है। यानी कि हमने ये मान के चला है कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ दूसरे मॉलिक्यूल से टक्कर मार रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल रुका हुआ है, यानी एक मॉलिक्यूल चल रहा है, वही सबसे टक्कर मार रहा है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट रियल।
दिस सिनेरियो इज नॉट रियल, ऐसी बात असल में नहीं हो सकती है भाई, ये तो हमने सिर्फ मानी है बात, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, जितने कोलिजन हमारे हो रहे हैं, क्योंकि यूनिमोलिकुलर की बात चल रही है, ध्यान रखना यूनिमोलिकुलर की बात चल रही है, यहाँ पे वन का मतलब साफ साफ यही मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब वन, मोलिकुलर मतलब मोलिक्यूल के साथ। तो Z1 क्या हो जाएगा मेरे पास, नंबर ऑफ कोलिजन। अब नंबर ऑफ कोलिजन बेसिकली कितने के बराबर होगा, कि जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कोलिजन। तो n क्या था मेरे पास, टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो Z1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट विल बी इक्वल टू n स्टार इनटू v। अभी अभी ऊपर हमने रियलाइज किया इस बात को। तो अब हमने यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। अब आपको अभी थोड़ी देर पहले याद हो कि जो हमने v निकाला था अभी पीछे, ये पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा, जो हमने v निकाला था यहाँ पे, वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल, बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, दैट इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू म्यू बार। ये हमारे पास v का वैल्यू आया था, इसी v के वैल्यू को हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही मैंने v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू म्यू बार, यहां से लेके यहां तक ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज नथिंग बट v, और साथ ही आ गया मेरा n स्टार। तो कुल मिला के हमारा जो एक्सप्रेशन बना दैट Z1 इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार n स्टार, ठीक है। ये आपका एक यहां पर Z1 के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि जो Z1 है, Z1 इज बेसिकली नॉट पॉसिबल, नॉट रियल चीज, क्योंकि हम यूनिमोलिकुलर की बात कर रहे हैं। अगर उसने एग्जाम में बोला कि हम यूनिमोलिकुलर की बात कर रहे हैं तब Z1 आप यूज करोगे, अदरवाइज नहीं। तो अदरवाइज क्या यूज करना है, उसके लिए देखो यहां पर देखो, सो फार इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग एंड ऑल अदर आर स्टेशनरी। क्योंकि हम यूनिमोलिकुलर, अभी मैंने बताया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिमोलिकुलर, बाकी सारे के सारे जो है वो स्टेशनरी हो जाएंगे एंड वन मॉलिक्यूल इज मूविंग, केवल वन मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहा है, बाकी और कोई भी मूव यहां पर नहीं कर रहा है। वन मॉलिक्यूल मूविंग, बाकी स्टेशनरी। बट प्रैक्टिकली इट विल नॉट बी ट्रू फॉर एनी गैस, क्योंकि ये पॉसिबल बात ही नहीं है, सभी को मूव करना है। हेंस वी मस्ट कंसीडर द रिलेटिव स्पीड व्हाइल ऑल अदर्स आर ऑल्सो मूविंग। क्योंकि सारे के सारे मूव कर रहे हैं तो हमने जो म्यू बार भी लिया है दिस इज रॉन्ग, बिकॉज दिस इज द एब्सोल्यूट एवरेज वेलोसिटी। वी नीड टू कंसीडर म्यू बार रिलेटिव। हमें यहां पर रिलेटिव स्पीड को कंसीडर करना चाहिए कि व्हाट इज दिस रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड की चर्चा मैं अभी करूंगा, नेक्स्ट अगले स्लाइड्स में हम रिलेटिव स्पीड्स की बात करेंगे। मैं बस आपको यहाँ पे ट्रिक मतलब समझाना चाह रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड की बात करनी इसलिए जरूरी थी कि मान लीजिए इस तरीके से, ये पिछले डायग्राम में जो हमने बात की थी कि मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ क्लियर हो जाए। मान लीजिए ये वाला मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इसके साथ वाला ये भी तो मूव कर रहा है, और जरूरी थोड़ी ये ऐसे मूव करिए, उल्टा भी मूव कर सकता है, ये ऐसे भी मूव कर सकता है। तो यानी कि वी हैव टू कंसीडर द रिलेटिव स्पीड इंस्टेड ऑफ द एब्सोल्यूट स्पीड। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आना चाहिए बिकॉज एवरीबडी इज मूविंग, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कि हमारे जो कोलिजन्स है वो जरूरी नहीं है कि यूनिमोलिकुलर हो, कोलिजन्स कैन बी बायोमोलिकुलर्स एज वेल। बायोमोलिकुलर कोलिजन भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके मैं कोलाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं। बस इस स्लाइड में काम की बात सिर्फ इतनी सी देखने की कि यूनिमोलिकुलर की अगर बात आ जाए तो Z1 का जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है दैट इज पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार एन स्टार। बस इतनी बात को याद रखोगे, भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो। आगे यहां पर मैंने एक बार ना आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि देखो सिर्फ काम की बात जो है ना वो सिर्फ इसी स्लाइड में है, इसी मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगा रखे हैं। काम की बात सिर्फ इसी स्लाइड में, ये स्लाइड आ गई तो बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, इससे आगे पीछे तो हम सिर्फ डेरिवेशन है जिसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब अभी लेना देना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप टिफर के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा वो स्टेटमेंट लंबी देके आपको घुमा सकता है, तो इसीलिए समझाना जरूरी है। पर क्योंकि फिर कुछ बच्चों का मुंह फुला जाता है कि भाई सर ने बताया नहीं, सीधा डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, तो मैं रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट मैंने जरूर दिया इस स्लाइड में, दीज आर द रिजल्ट्स। ये जो मैंने रेड पेन में डब्बे में डाल दिया, दीज आर द रिजल्ट्स, बट आई विल ऑल्सो टेल यू द कंप्लीट डेरिवेशन कि ये आया कैसे। ओके चलो पहले इसको हम देख लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया था Z, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कोलिजन्स। ओके तो इसकी अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली। द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ अ बायोमोलिकुलर कोलिजन, ऑफ अ बायोमोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम भी कंसीडर करना है, पर यूनिट टाइम भी कंसीडर करना है, इज कॉल्ड एज Z11। अब देखो सबस्क्रिप्ट में ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है मैंने 1 1,
यानी कि बाई मॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी कंबाइन कर रहा है। अब 1-1 क्यों लिखा? आप पूछ सकते हो सर 1-2 क्यों नहीं लिखा? 1-2 का मतलब हम तब लिखते हैं जब हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो। 1-1 इसलिए लिखा क्योंकि बाय मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल्स। अरे मॉलिक्यूल्स तो सेम ही है, मान लीजिए एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन से टकरा रहा है ना हाइड्रोजन गैस में, तो इसीलिए मैंने यूज किया 1-1 का इस्तेमाल किया। 1-1 इज इक्वल्स टू Z11 इज इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज इनटू n स्टार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। अभी आप सोचोगे कि ये कहां से आ गया? अभी तक पिछले तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि जो Z1 था दैट इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार n स्टार। अब तक तो यही पढ़ रहे थे आप। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, Z1 इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज इंटू n स्टार। ये पढ़ रहे थे अभी तक हम। तो अब डिफरेंस कहां है? एक तो ये √2 एक्स्ट्रा फैक्टर है और n स्टार का भी यहां पर स्क्वायर आ गया। तो इस जो चीजें आई है ये आई कहां से, इसकी बात अभी हम करते हैं बस। लेकिन काम की बात इतनी सी है, मैं एक बार यहां फिर से लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा कि Z11 इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार, एवरेज को बार भी लिख सकते हैं, म्यू बार n स्टार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। तो ये है सिर्फ और सिर्फ काम की बात। इतनी सी बात से हमारा काम चल जाएगा। ओके चलिए, तो इसका अभी हम डिराइव करते हैं कि ये कहां से आया। उससे पहले एक बार मीन फ्री पाथ भी समझ लीजिए कि मीन फ्री पाथ है क्या। आप देखो, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन। यानी कि अगर इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल के साथ टकराना है, कोलाइड करना है, तो उसको यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, जो मैंने लाल रंग से दिखाया, ये ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इसी डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय लैम्डा, और इसी लैम्डा को हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। समझ में आया? यानी कि ऐसा पाथ जहां पर वो फ्री मूव कर रहा है और कोलिजन से पहले का जो डिस्टेंस वो मूव कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। और उसका जो फॉर्मूला है दैट इज KT अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर P। अब K मैं आपको बता दूं, K आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? दिस इज नथिंग बट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कहां से आया अभी बता देंगे, चिंता मत करो, घबराओ मत। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, T हो जाएगा टेम्परेचर और ये P जो है P इज नथिंग बट प्रेशर। P आपका प्रेशर हो जाएगा और T आपका टेम्परेचर हो जाएगा। मैंने सारे पैरामीटर्स लिख दिए, कौन सी बात क्या है, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। सिग्मा आपको पता ही है, सिग्मा इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर डायमीटर। मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल की बात हो रही है उसका डायमीटर इज नथिंग बट सिग्मा। ठीक है, सो ये था आपका दोनों का मेन फॉर्मूला। ये मेन फॉर्मूला ही सब कुछ है, पूरे इस चैप्टर की जान है, या अगर यहीं से क्वेश्चन आता है तो। बट हाँ, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि ये आया कहां से। ठीक है, चलिए हम उसकी बात करते हैं अब आगे। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात, डेरिवेशन में एक बात तो याद रखनी है, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे यहां कंसीडर करना है फॉर द बायोमोलिक्यूलर, जैसे ही बायोमोलिक्यूलर की बात चलेगी तो एक बात तो Z11 लिखेंगे। दूसरी बात, हम जो म्यू एवरेज है, सॉरी म्यू बार लिख लो या म्यू एवरेज लिखो, एक ही बात लिखो, जो म्यू बार है उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे? म्यू बार रिलेटिव से। ये दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो म्यू बार, ये वाला मॉलिक्यूल भी म्यू बार से मूव कर रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं वेक्टर्स मान के चलूं तो हमें इसका अगर रिलेटिव चाहिए तो ये डायमीटर हम ले लेंगे, दिस इज इक्वल टू √2 म्यू बार। जो √2 म्यू बार है दैट इज √2 म्यू बार इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव। यानी कि अब हम हमेशा पुट करेंगे √2 म्यू बार, ठीक है, रिलेटिव की जगह। तो Z1 कंसीडरिंग रिलेटिव वेलोसिटी, अगर मैं रिलेटिव वाली को भी साथ में कंसीडर करके चलूंगा तो Z1 जो आ जाएगा दैट इज √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार इंटू n स्टार। बस म्यू बार की जगह हमने साथ में एक √2 भी लगा दिया है ताकि हमें एक एवरेजिंग मिल जाए। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिक्यूलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैन बी रिटन एज Z11। अभी हमने पिछली क्लास में पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि Z11 क्या था। अब Z11 को अगर मुझे मैथमेटिकली देना हो, एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू Z1 इंटू n स्टार डिवाइडेड बाय 2। अब ये बात यहां पर समझने वाली है, ये सबसे अच्छी बात है। अब इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। देखो Z1 इसने किसके बराबर लिखा, बोलता है कि ये जितने भी मॉलिक्यूलर कोलिजन्स हो रहे हैं, अगर आप सारे मॉलिक्यूलर कोलिजन्स को पर यूनिट नंबर, क्योंकि देखो n बेसिकली है क्या, n इज नथिंग बट n बाय v, यानी कि Z1 को मल्टीप्लाई कर दो n बाय v से। एक तो इसमें फैक्टर किसका आ गया, वॉल्यूम फैक्टर आ गया, और साथ ही साथ बोलता है कि पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम वाला इससे हमारा आ गया, और n1 हमारा हो जाएगा, सॉरी, और दूसरे से बोला पर यूनिट टाइम,
चलो टाइम वाली फैक्टर तो हमने इसलिए लेनी है क्योंकि हम वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं और डिस्टेंस ले रहे हैं, वो म्यू बार कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, तो टाइम तो वैसे यूनिट ही है। तो n हमने यहाँ पे इसलिए लिया ताकि हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो कवर हो जाए, यानी क्योंकि अब एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल पहले से टकरा सकता है, एक तीसरे से टकरा सकता है और एक पांचवें से भी टकरा सकता है। यानी कि पहले क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल होता था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये इससे टकराता था पहले, इससे भी टकराता था, इससे भी टकराता था और इससे भी टकराता था। पहले ऐसे बात होती थी, इसको हम बोल रहे थे यूनिमोलिक्यूलर। लेकिन अब क्या होता है, ये वाला इससे जरूर टकराया लेकिन 2 3 से भी टकरा जा रहा है, 3 वाला 2 से टकराता है और 1 से भी टकराता है और 4 से भी टकराता है। तो यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज को लेना है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही मल्टीप्लाई कर दे तो सारी पॉसिबिलिटीज आ गई बायोमोलिक्यूलर के लिए। सो बायोमोलिक्यूलर में n वाला फैक्टर हमें साथ में मल्टीप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। सो दिस इज द कंप्लीट, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, देखो here we divide by 2 because one collision is counted as 2 collision। क्योंकि अगर हम बात करते हैं एक कोलिजन की बात करें 1 से 3, तो 3 से 1 भी टकरा रहा है, मतलब बेसिकली काउंट अगर हम डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो वो तो 1 से 3 और 3 से 1 है, तो असल में वो एक ही, लेकिन काउंट तो वो 2 की तरह हो जाता। इसीलिए हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया ताकि हम ये एंश्योर कर लें कि इसको हमने एक ही कोलिजन माना है। ठीक है, सो Z11 हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बस काम की बात यहीं से शुरू होती है कि जो Z11 हो जाएगा दैट इज, ये हमने कहां से Z1 की वैल्यू लिखी, यहां से लेके यहां तक, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय n स्टार डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन जो कि आपने लास्ट स्लाइड में अभी देखा, पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज n स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आपको यहां पर भी मिल रहा है कि Z11 इज इक्वल्स टू पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार n स्टार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ही याद रखना है, ये याद है तो बात तुम्हारी हो गई। अब यहां पर आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि सिग्मा इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल एंड दिस n स्टार इज नथिंग बट नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी वही n/v हो गया ना, नंबर डेंसिटी, और म्यू बार हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ओके, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। इसकी बात मैं आपको पहले 10 बार कर चुका हूं, तो आई वोंट गोइंग टू रिपीट दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं मीन फ्री पाथ के लिए। अब मीन फ्री पाथ का अगर हम डेफिनेशन देखें तो मीन फ्री पाथ क्या होता है मैथमेटिकली इसको हम बेसिकली हम डिनोट तो इसको लैम्डा से करते हैं, एंड मैथमेटिकली दिस इज इक्वल्स टू एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम। अब सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो गई तो यानी कि हमें कोलिजन कैसा लेना है, Z1 वाला। Z1 वाला मतलब कैसा, यूनिमोलिक्यूलर। ध्यान रखना जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग पुट करोगे ना चीजों को। ओके, सो लैम्डा इज नथिंग बट म्यू बार डिवाइडेड बाय, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम है दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो यानी कि म्यू बार डिवाइडेड बाय Z1। सो म्यू बार डिवाइडेड बाय Z1, Z1 क्या था आपका √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू बार इंटू n स्टार। यहां पर देखो हमने रिलेटिव वाला ही फैक्टर को कंसीडर किया है, यू हैव टू कंसीडर कि हम रिलेटिव वेलोसिटी ही ले रहे हैं। यहां से म्यू बार कैंसिल, दिस म्यू बार इज गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर, सो यू विल लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन 1 अपॉन दिस होल। तो अब इसमें हमने क्या किया, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ n स्टार एज p अपॉन kT। सवाल आता है कि ये कहां से आई भाई, हम जानते हैं कि जो PV होता है दैट इज इक्वल्स टू nRT, है ना, ये आप जानते हो अच्छा भला। अगर मैंने मान के चल लिया कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज 1, लेट्स से ज़ूम करके चल लो, तो सॉरी ऐसे भी मत मानो, आप क्या करो PV, अब n क्या है मेरे नंबर ऑफ मोल्स को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर इनटू R इनटू T। ओके, सो PV इज इक्वल्स टू, अब R अपॉन Na आपको समझ में आएगा कि R अपॉन Na क्या होता है, R अपॉन Na इज नथिंग बट N इंटू KB इंटू T। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, सो P, अब यहाँ पे V को इसके नीचे ले जाओ, सो P अपॉन KB इंटू T इज इक्वल्स टू N/V, और ये जो N/V था इसी को तो हम N स्टार बोलते हैं, तो इसलिए हमने N स्टार की जगह P अपॉन KBT लिख लिया। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि लैम्डा इज इक्वल टू KT अपॉन अंडर रूट पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू
P। अब P को आप फिर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो V अपॉन RT 1 मोल के लिए। सो कुल मिला के आपका जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विच यू विल गेट, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू KV। अच्छा देखो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है मुझे, बट फिर भी अगर आपको लिखना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू KV अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर बाय R। यानी कि देखो अब लैम्डा जो है उसमें कहीं पे भी टेम्परेचर का एक्सप्रेशन आया ही नहीं, असल में आया है क्योंकि वॉल्यूम भी तो टेम्परेचर के फैक्टर से ही आया, बट अगर मान लीजिए कि आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि वॉल्यूम अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो टेम्परेचर का फैक्टर तो बीच में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वॉल्यूम की वजह से ही आता था टेम्परेचर, यू हैव मेड द वॉल्यूम कांस्टेंट, सो लैम्डा इज गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुल मिला के अब तक हमने क्या किया, वी आर डन विद द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक तो हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करी ढंग से, जिसको हम क्या बोल रहे हैं Z1 एंड Z1 दोनों का एक्सप्रेशन हमने किया, साथ ही साथ हमने किया मीन फ्री पाथ। ये दोनों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्लाइड से वी विल मूव टुवर्ड्स सम क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे, और सब कुछ मिला मिलू के हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। इन दोनों के एक्सप्रेशंस आपको अच्छे से याद करने हैं, दोनों के एक्सप्रेशन। मीन फ्री पाथ का ये वाला एक्सप्रेशन होगा आपका, ये मैं पर्पल से इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ। मीन फ्री पाथ का दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेशन, और Z11 का जो फाइनल एक्सप्रेशन आया था वो भी आपने पिछली स्लाइड में रियलाइज किया, दैट इज नथिंग बट दिस। ओके, सो ये दोनों एक्सप्रेशन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दीज टू एक्सप्रेशन। अच्छे से अपने नोट्स में इसको लिखोगे, नोट्स में बनाओगे, समझ के लिखोगे और डिटेल में लिखोगे जो जो बातें मैंने आपको ओरली भी समझाई है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट स्लाइड से हम कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ग्राम्स लॉ भी देख लेंगे, मतलब उसका जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अदरवाइज तो हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ के ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। X and Y are two volatile liquids with molecular weights 10 ग्राम एंड 40 ग्राम। मतलब X और Y हमारे पास दो कोई कंपाउंड्स हैं, एक का मोलिकुलर वेट 10 है, यानी कि X वाले का 10 है और Y वाले का 40 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्या उसने में बोला है कि X is 10 एंड Y is 40। ये इन दोनों के हमारे मोलिकुलर वेट्स इसने हमें दे रखा है। ठीक है, सेकंड उसने हमें बोला है कि रिस्पेक्टिव द टू कॉटन प्लग्स, वन सोक्ड इन X एंड अदर सोक्ड इन Y। ये वाला जो कॉटन प्लग है हमारे पास, ये जो मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ, इसको हमने X में सोक कर दिया। X में सोक कर दिया मतलब X में इसको डुबो के रख दिया हमने, और दूसरा जो ये राइट हैंड साइड पे है उसको मैंने Y में सोक कर दिया, और दोनों को ही मैंने एक ट्यूब के दोनों एंड्स पे लगा दिया ताकि मैं ट्यूब को अच्छे से क्लोज कर दूं। ओके, और दोनों के दोनों मेरे वोलेटाइल लिक्विड्स है। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है कि फ्लो होके वो इस तरीके से मूव करना शुरू करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि जो X के वेपर्स है वो राइट हैंड साइड जाएंगे और जो Y के वेपर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके से मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि एंड्स एट द ट्यूब ऑफ लेंथ, यानी कि जो ट्यूब की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर इसने हमें दे दी है, ये मार्क कर रखा है 24 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। दिस ट्यूब इज फिल्ड विद इनर्ट गैस। अच्छा, अब इस ट्यूब के अंदर हमने इनर्ट गैस भी भर रखी है, ये जो मैंने ब्लू से दिखा रहा हूँ, मान लो ये आपकी इनर्ट गैस है जो कि ट्यूब के अंदर हमने ऑलरेडी भर रखी है, ये भी हमने काम कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद बोलता है द ट्यूब इज फिल्ड विद, हाँ ये हो गया, एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो इनर्ट गैस है उसका जो हमें प्रेशर दे रखा है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वेपर्स और टेम्परेचर इज 300 Kelvin, vapors of X and Y react to form a product with it which is first observed at a distance of d centimeter from the plug soaked in X। यानी कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी कि X प्लस Y जब आपस में मिलता है तो दे गिव सम अदर प्रोडक्ट, लेट्स से Z, यानी कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है। अब केमिकल रिएक्शन जो उनके बीच हो जा रहा है तो उसके चलते Z हमारा बनता है। ठीक है, अब अगर मान लो X तुम्हारा हल्का पार्टिकल है तो वो ज्यादा इफ्यूज होगा, ज्यादा डिफ्यूज होगा तो वो ज्यादा आगे चला जाएगा, ज्यादा आगे चला गया, यानी कि लेट्स से मान के अब इन्होंने हमें दे रखा है कि, और वो आगे इतना चला गया कि वो D डिस्टेंस में मीट कर रहे हैं, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस D हो गया, यानी कि अब ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हो गया जो कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है वो मेरा कितना हो जाएगा 24 माइनस D। अरे सिंपल सी बात है, क्योंकि टोटल 24 है और D पे वो मीट कर गए तो बाकी का डिस्टेंस मेरा हो गया 24 माइनस D। ठीक
ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि टेक x एंड y टू हैव इक्वल मॉलिक्यूलर डायमीटर्स एंड एज्यूम आइडियल बिहेवियर फॉर द इनर्ट गैस एंड द ऑफ द टू वेपर्स, यानी कि सबको हमें इनर्ट की ट्रीट करना है, इनर्ट गैस तो है ही है, और x और y जो है उसको भी हमें इनर्ट बिहेवियर की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो यानी कि इनर्ट की तरह ट्रीट करना है, यानी कि हम जो कोलिजन्स वाली assumptions है उनको सब यूज कर सकते हैं। आप सुनो क्वेश्चन, उसने पहला क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा, पहले पूछते हैं कि द वैल्यू ऑफ d इन सेंटीमीटर शोन इन द फिगर एंड एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्राम्स लॉ इज, यानी कि d का इनमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। देखो जरा, मान लीजिए ये हमारी ट्यूब थी इस तरीके से, ये ट्यूब में इस पॉइंट पे, लेट्स से जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर हमारी दोनों चीजें मिल रही है, x मेरा इधर से आ रहा है, y जो है वो इधर से आ रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो ये जो टोटल लेंथ थी दिस इज 24 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक इतना डिस्टेंस, यहाँ ये जो पॉइंट से लेके x से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको d बोल रहा है, और इसको बोल दिया इसने 24 माइनस d, ये इसने हमें बता रखा है। ठीक है, अब हम पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा रेट फॉर x डिवाइडेड बाय रेट फॉर y, ये दोनों के जो रेट्स हैं इनकी अगर मैं रेशो लूं तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था दैट इज नथिंग बट dl बाय dt, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल, x ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया d, और y ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 24 माइनस d, और जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया ये दोनों टाइम का फैक्टर सेम हो जाएगा। अरे क्योंकि x d चल के आया, y d 24 माइनस d डिस्टेंस चल के आया, तभी तो आपस में मीट किए, जैसे ही वो आपस में मीट करेगा जैसे वैसे ही मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा और वो आगे मूव नहीं करेगा। एक तो मेरा रेट ये हो गया, और दूसरी अगर मेरे को रेट लिखना हो रेट ऑफ x डिवाइडेड बाय रेट ऑफ y, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू द इनवर्स ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 10। तो यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा d अपॉन 24 माइनस d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 40 अपॉन 10। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2, यानी कि d हमारा हो जाएगा 48 माइनस 2d, यानी कि 3d इज इक्वल टू 48। यहां से आप d सॉल्व करेंगे, सो d विल कम आउट टू बी 16, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना हो गया 16 आपका डिस्टेंस हो गया, और ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 यानी कि 8। हमें ये बताना था कि x से हमारा डिस्टेंस कितना था, यानी कि वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस कि हमें क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। सो ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ d इन सेंटीमीटर एज एस्टिमेटेड फ्रॉम द ग्राम्स लॉ, हमने ग्राम्स लॉ का इस्तेमाल किया और हमने d का यहां पर वैल्यू बता दिया। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आई डोंट थिंक, बस क्वेश्चन लंबा है इसलिए ऐसा मत सोचना कि मुश्किल भी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का ही एक उन्होंने सेकंड पार्ट भी हमसे पूछा है, उसी सेम एक्सपेरिमेंट के लिए ही बोलता है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ d, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू d की आई है। अब देखो d की हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो तो हमें पता चलेगी बाद में कितनी है, इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द एस्टिमेटेड यूजिंग द ग्राम्स लॉ। अच्छा, अब इसका देखो क्या मतलब हुआ। अब हमें पता था कि ट्यूब इस तरीके से चल रही थी, ट्यूब में इस राइट हैंड साइड से हमारा आ रहा था y और लेफ्ट हैंड साइड से हमारा आ रहा था x। अंदर हमारे पास इनर्ट गैस भी थी, ये जो मैं ये डॉट डॉट दिखा रहा हूं दिस इज नथिंग बट इनर्ट गैस। यहां पर हमने ये देखा था कि जो d हमारा कैलकुलेटेड था, कैलकुलेटेड मैं उसको बोल रहा हूं जो मैंने लॉ से इस्तेमाल किया, जो हमें ग्राम्स लॉ से मिला, वो था 16, और बोलता है कि जो d एक्सपेरिमेंटल है, जो d एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज क्या, दैट इज लेस देन 16, लेस देन 16 मतलब 16 से कम। बोलता है कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा। अब खुद सोचो इसके पीछे क्या कारण रहा हो सकता है। अब देखो हम जानते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए x यहां से मूव करना शुरू किया, अब x हमें लग रहा था कि 16 जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 16 सेंटीमीटर तक चलेगा, लेकिन वो 16 ना चलते हुए थोड़ा सा कम चल रहा है, तो यानी कि उसकी जो चलने की स्पीड है वो कम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहा है तो यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कम है। अब स्पीड कम क्यों होगी किसी मॉलिक्यूल की, क्योंकि मॉलिक्यूल टकराएगा। अरे अब और अगर मैं पूछूं तो मॉलिक्यूल टकरा किससे रहा है, क्योंकि देखो इसी क्वेश्चन में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात दी है लास्ट में कि टेक एक्स एंड वाई टू बी आइडियल। हाँ, ये इन्होंने बोली है हम बात बीच में, द ट्यूब इज फिल्ड विद, ये मैं येलो से लाइन अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं, द ट्यूब इज फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर एट 300 केल्विन। तो यानी कि इस ट्यूब के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ इनर्ट गैस भी है। नाउ एक्स इज गोइंग टू कोलाइड, एक्स का मॉलिक्यूल इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, ये बात तो हमने खुद से सोची। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस की उसने हमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं हमारे आगे। तो पहला ऑप्शन है कि लार्जर मीन फ्री पाथ फॉर x एज कंपेयर टू y। कहते हैं कि जो x का मीन फ्री पाथ है वो लार्जर है,
चलो अब देखो ये बात हमें उतनी सही नहीं है क्योंकि मीन फ्री पाथ से हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो मीन फ्री पाथ अभी मैंने डेफिनेशन में भी आपको समझाया कि मीन फ्री पाथ इज नथिंग बट द एवरेज डिस्टेंस बिफोर द कोलिजन। कोलिजन होने से पहले जो एक एवरेज डिस्टेंस होता है उसी को हमने मीन फ्री पाथ बोला। अब मीन फ्री पाथ आपका लार्जर हो या कुछ भी हो, उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स हमें कोई डेटा नहीं मिलता। नंबर ऑफ कोलिजन्स का जो डेटा मिलता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मीन फ्री पाथ हमेशा कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बाद वाली बात है, पहले तो हमेशा प्राइमरी चीज जो फंडामेंटल चीज है दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम तो पहले दो ऑप्शन हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन को यहां पर चूज करना होता है। अब सी ऑप्शन बोला है इसने, इंक्रीज्ड कोलिजन frequency of y with the inert gas as compared to x with the inert gas, no। और डी बोला कि increased collision frequency of x with the inert gas, यानी कि x का जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इनर्ट गैस के साथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ y। ऑब्वियसली बात है, देखो कोलिजन तो दोनों करेंगे, x भी करेगा y भी करेगा, क्योंकि मेरा x का जो डिस्टेंस है वो कम ट्रैवल हुआ, यानी कि x की स्पीड स्लो है। अगर x की स्पीड स्लो है तो यानी कि x का डिस्टेंस कम ट्रैवल हुआ, तो यानी कि x का कोलिजन जो है वो ज्यादा हुआ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखो ये क्वेश्चन इतना भी आसान नहीं है, जब आप एग्जाम में करोगे तब कभी कभी दिमाग नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट से आपको सोचना पड़ेगा कि जो मीन फ्री पाथ वाली बात है वो हमेशा कोलिजन के बाद ही तो आई, मतलब कोलिजन की पहले बात करनी पड़ेगी हमें, तो उससे पहले हमें वी हैव टू टॉक अबाउट कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और मीन फ्री पाथ के अगर फॉर्मूला में भी देखें वहां पर भी हम वी आर यूजिंग नथिंग बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाली बात। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द प्राइमरी थिंग जो कि आप इस्तेमाल करोगे, जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर भी करोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कुछ भी कुछ लंबा चौड़ा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट यस फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट पार्ट में तो ग्राम्स लॉ है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्राम्स लॉ अगर आता है तो आपका काम बन गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो कि आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देखते हैं। पूछता है कि विच हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मीन फ्री पाथ, बताओ। अब देखो इससे मेरे को कुछ डेटा नहीं दिया है, नहीं दिया कोई चक्कर नहीं है, हमें आता है क्वेश्चन। हम जानते हैं कि जो लैम्डा था दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा क्या था बेसिकली, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर डायामीटर, यानी कि मॉलिक्यूलर डायामीटर का साफ साफ मतलब हो गया, मॉलिक्यूलर डायामीटर का देखो क्या मतलब हुआ कि जितना मॉलिक्यूल छोटा उतना ही लैम्डा बड़ा। अब इसमें से सबसे छोटा मॉलिक्यूल आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि H2 इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल अमंगस्ट ऑल। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका जो लैम्डा हो जाएगा वो सबसे अधिक हो जाएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी तरीके के आसान से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए इनको करने में। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन हम एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी यहां पर ले लेते हैं, न्यूमेरिकल की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन सेज लैम्डा फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट 300 केल्विन इज इतना। लैम्डा की इसने मेरे को वैल्यू दे रखी है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा बोले तो मीन फ्री पाथ, ठीक है ना, दिस इज अवर मीन फ्री पाथ। नेक्स्ट उसने हमें बोला है कि द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इज इतना, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 0.26 मिलीमीटर, 0.26 मिलीमीटर, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू दी है वो आप कंसीडर करोगे। इट शुड नॉट बी मिलीमीटर, आई थिंक इट शुड बी नैनोमीटर। आप इसको नैनोमीटर में मान के चलोगे, मिलीमीटर नहीं हो सकता है, इट शुड बी नैनोमीटर। हो सकता है वो गलती से लिखा हो, इट शुड बी नैनोमीटर, ये नैनोमीटर हो जाएगा आपका। साथ ही साथ इसने मेरे से पूछा है कि कैलकुलेट द प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत आसान है, यानी कि एक तो मुझे P कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी कि N स्टार कैलकुलेट करना है, ठीक है। नाउ अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि लैम्डा का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर N स्टार, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ जा रहा था किसका, लैम्डा का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्डा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, जहां पे आपको याद हो कि ऊपर हमने डिस्टेंस ट्रेवल लिया था और नीचे हमने Z1 लिया था, तो उसमें म्यू बार से म्यू बार कट गया था, ओके। सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है दैट इज दिस फैक्टर। सो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, यानी कि N स्टार हमारा हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू लैम्डा। बस अब आपको यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सो आफ्टर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 1 लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 2.6 इंटू 10 टू द पावर -5। सब कुछ ऐसा ही मैं लेके आ रहा हूँ। पाई इज 3.14, सिग्मा आपका हो जाएगा 0.26 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स में ले आए, इसका स्क्वायर इंटू क्या बच गया, और
आपका बच गया 1√2 बच गया, ठीक है। बस ये वाली सारी चीजें हमने यहाँ पर डाल दी, तो यहाँ से आप n स्टार का वैल्यू निकाल सकते हो। जो भी वैल्यू आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यू विल टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस n स्टार। बस वैल्यूज को पुट कर दो और सॉल्व कर लो, नॉट डिफिकल्ट थिंग। अब इसने मेरे से p पूछा, अगली बात p पूछी है, तो p के लिए एक लैम्डा का एक और फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, जब हमने इसको kb के टर्म्स में लिख लिया था, kbt डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू p। यहां से भी आप p के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, p इज इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू लैम्डा, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे तो दिस इज फ्रॉम हेयर यू विल सॉल्व फॉर p, सॉल्व फॉर p। These two questions you will perform, और आप मुझे इन दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये कोलिजन वाला और ये मीन फ्री पाथ वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें और कोई ज्यादा न्यूमेरिकल टेढ़ा आड़ा तिरछा नहीं आएगा, बस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जाएगा। सो आई डोंट थिंक वी हैव टू वेस्ट मच टाइम ऑन दिस, लेट्स मूव फर्दर। अब आइडियल की बात थोड़ी सी बंद करते हैं, लेट्स मूव टू रियल गैसेस। आप अपने चैप्टर के हम सेकंड फेज में चलते हैं, ठीक है। तो अगला स्लाइड हम रियल गैसेस की बात करते हैं, ओके। Okay, dear students, starting with the second phase of the chapter, that is real gases and deviation from the ideal behavior। यानी कि एक्चुअल बात होने वाली है कि आप जो रियल गैसेस हैं वो कैसे बिहेव करती है, व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। यानी कि जो आइडियल इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू nRT, वो कहाँ तक वैलिड है, उसमें क्या क्या सच्चाई है, क्या क्या सच्चाई नहीं है। अब हम आपसे उनकी सबकी बातें करेंगे। यानी कि नेक्स्ट जो हमारे 1-2 लेक्चर्स होने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट आइडियल मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट आइडियल, सॉरी, इट्स गोइंग टू बी अबाउट रियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो आज का जो रिमेनिंग पार्ट है लेक्चर का, वैसे तो मेरा कंसर्न यही था कि मैं कोलिजन थ्योरी और मीन फ्री पाथ करवाऊं, बट अभी क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि रियलिटी में हो क्या रहा है। मैं सिर्फ बताऊंगा कि हो क्या रहा है, मैं किसी का भी आज आंसर क्यों नहीं बताऊंगा। आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग, आई विल नॉट टेल यू व्हाई इज हैपनिंग। आज का सिर्फ मेरा मकसद है आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क को क्रिएट करना, क्वेश्चन क्रिएट करना आपके ब्रेन में, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखो भाई, जब सीख रहे हो तो आपको खुद को भी एक प्यास होनी चाहिए ना कि भाई हाँ, कि अब मुझे सीखना है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, आई हैव टू नो द आंसर नाउ, ठीक है। तो आज का हमारा मकसद है टू पुट द क्वेश्चन इन योर ब्रेन, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। बोलता है कि अ थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ द गैसेस कॉरेस्पॉन्ड्स वेरी वेल विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यानी कि हमारा जो थ्योरी मॉडल है, यानी कि आइडियल वाला मॉडल है, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ में ठीक ठाक बैठ रहा था, तभी हमने उसको पढ़ा भाई। ऐसे कोई अननेसेसरी किसी चीज को इतनी देर थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। दूसरी बात बोलता है, बट डिफिकल्टी अराइजेज व्हेन, दिक्कत तब आई व्हेन वी टेस्ट हाउ फार द रिलेशन PV इज इक्वल टू nRT। यानी कि दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, equation of state for ideal gas, how far this reproduce। कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है reproduces actual pressure volume and temperature relationships of the gas। यानी कि जो एक्चुअल में गैस की बात कर रहे हैं उसमें PV इज इक्वल टू nRT वाली बात कितनी बार वैलिड होती है, कब कब वैलिड होती है, आज हम उन सब की बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको हल्का सा याद हो तो बॉयल्स लॉ में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। बॉयल्स लॉ हमारा क्या था, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो PV का ग्राफ वर्सेस चाहे हम प्रेशर पढ़ें और PV का ग्राफ वर्सेस चाहे हम वॉल्यूम पढ़ें, दोनों ही केसेस में हमारा जो ग्राफ आता था वो कांस्टेंट आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। अगर आपको याद हो तो कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन बोलना सही नहीं रहेगा, कांस्टेंट में इसको बोल दे रहा हूं, कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे हमने PV को ले रखा है और PV तो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए इट मस्ट बी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना। यानी कि x एक्सिस बढ़ रहा है, y एक्सिस वाली चीज कांस्टेंट। तो यानी कि अब मैंने PV वाला एक ग्राफ बनाया वर्सेस प्रेशर, तो जो हमारा आइडियल गैस था, आइडियल गैस के लिए हमारा जो ग्राफ आया दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने पिछली क्लास में भी लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, PV इज इक्वल टू nRT, T इज कांस्टेंट, PV इज कांस्टेंट। यानी कि PV को चाहे मैं वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट करूं, चाहे प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करूं, इट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, ऑलराइट। बट जैसे ही मैं रियल की बात करने लगा, मैंने सेम ही ग्राफ को ऑब्जर्व किया। आइडियल के लिए तो देखो मैंने एक ही ग्राफ पे सबको बना के दिखाया ताकि कंपैरिजन हो जाए। आइडियल के लिए जैसे ही मैंने देखा तो सबसे पहले मैंने चेक किया हीलियम, छोटी गैसेस से हमने शुरू किया, हीलियम भी छोड़ो, सबसे पहले हमने चेक किया हाइड्रोजन के लिए। सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है, छोटी गैस है,
तो जैसे ही मैंने इसका ग्राफ देखा तो पीवी का जो वैल्यू था वो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा था। और आइडियल बिहेवियर तो मुझे ये कहता, और हाँ ये भी चीज हो रही है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी इज कांस्टेंट हियर। आइडियलिटी के लिए हमने सोचा था कि ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, बट हाइड्रोजन के लिए जो ग्राफ था वो ऐसे इंक्रीजिंग ग्राफ था, यानी कि स्लोप जो थी वो पॉजिटिव स्लोप थी। सिमिलरली फिर मैंने हीलियम के लिए देखा, हीलियम के लिए भी ग्राफ पॉजिटिव स्लोप, हाँ बस थोड़ी सी स्लोप की वैल्यू कम हो गई। मैं नहीं बता रहा क्यों, मैंने नहीं बताया क्यों, कि क्यों हुआ पॉजिटिव क्यों हुआ नेगेटिव, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग, मैंने बस बताया कि हुआ। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अभी रूस मत जाना इतने में कि भाई क्या सर बता नहीं रहे, बट नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट, क्योंकि हम ऑर्डर में चलेंगे। और सिमिलरली जब हमने बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन के लिए देखा, तो हमें ग्राफ पहले तो नेगेटिव दिखा, यानी कि आइडियल से नीचे और फिर एकदम से ऊपर, एकदम से स्लोप बढ़ता हुआ। ये सारे के सारे बिहेवियर, ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे बिहेवियर हमने ऑब्जर्व किए जब हमने पीवी वर्सेस पी के ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। एक बात, दूसरी बात देखो, अब दूसरी बात हमने क्या ऑब्जर्व की, एक तो ग्राफ हमने ये किया था, एक ग्राफ हमने P वर्सेस V का भी किया था। P वर्सेस V में हमने जाना था कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और इसीलिए जो ग्राफ का हमारा नेचर आता था दैट इज हाइपरबोलिक। आपको अच्छा भला याद होना चाहिए इनवर्स में, क्योंकि पावर इज नथिंग बट -1, हेयर पावर इज -1, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -1, ठीक है ना। तो -1 जब पावर होती है तो कर्व आपका हाइपरबोलिक होता है। तब हमने देखा कि आइडियल का तो ग्राफ हमारा ये आ रहा था, मैंने एक ही ग्राफ में इसको शो करने की कोशिश की है, दिस इज फॉर PV इज इक्वल टू nRT। और जो रियल था उसके लिए क्या हुआ, हमारा जो स्लोप है वो थोड़ा सा, इससे को खैर इसमें हम स्लोप की बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बट ग्राफ में आइडियल में और रियल में थोड़ा सा हमें डेविएशन दिखाई दिया। ये डेविएशन हमने देखा, और एक कब डेविएशन देखा, मॉडरेट और हाई प्रेशर के रेंज में, क्योंकि ये ऊपर तो मेरे पास हाई प्रेशर है, दिस इज H हाई प्रेशर रीजन, और ये है हमारे पास मॉडरेट। इन दोनों प्रेशर रीजन में हमारे पास जो ग्राफ था दे हैव डेविएशन इन इट, बट जैसे ही मैं लो प्रेशर रीजन पे आया, यानी कि ये वाला जो रीजन है दिस इज द लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन में मैंने ऑब्जर्व किया दैट द ग्राफ इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, दैट सजेस्ट दैट द रियल गैस इज गोइंग टू बिहेव लाइक आइडियल एट द लो प्रेशर रीजन। वो तो एक बात हो गई, और दूसरी बात, मॉडरेट पे और हाई पे जो मुझे डेविएशन मिल रहा, दिस डेविएशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, यानी कि ये जो किया हमारा डिपेंड डेविएशन पे किया। मैं आज वो भी नहीं बता रहा कि इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, कहां से आया, बस मैंने ये बताया कि ये डेविएशन ने डिसाइड किया कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ द पॉइंट कम्स कि व्हाई इज दिस डेविएशन, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे, कंपेयर देखो किया है हमने यहाँ पे। आइडियल गैस बिहेवियर में क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 0, रियल में नॉन जीरो। वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर हमने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था, वहां पर वो 0 होती थी, यानी कि कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ही नहीं, बट रियल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गैस एग्जिस्टिंग है, उसका वॉल्यूम होगा ही होगा। कंडीशंस क्या थी, ये कंडीशंस की बात वैसे मैंने लिख दिया, बट इसको वी विल डिस्कस इन डिटेल। कंडीशंस ये तब थी, आइडियल बिहेवियर शो हो रहा था हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है, प्रेशर लो वाली बात अभी अभी हमने ऊपर ग्राफ में भी देखी, वी हैव सीन दिस थिंग इन द ग्राफ। और ये हमारा हो रहा था रियल वाला लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे अभी हमने देखा डेविएशन वाज हाई, डेविएशन इज हाई। अब डेविएशन की ही बात कर रहे हैं, तो डेविएशन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, सबकी हम डिटेल में बात करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन इज पॉसिबल, वन इज पॉजिटिव जो कि हमें किसके लिए मिला, हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। अनदर वन इज नेगेटिव जो कि मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 के लिए मिला, वो भी इनिशियल यानी कि लो प्रेशर रीजन में जो हमें ये डेविएशन मिला, ये दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव डेविएशन एंड दिस इज कॉल्ड एज positive deviation. 2 types of deviations are possible. We will talk in detail what is these deviations. और अब एक बार हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि ये डेविएशन क्या है। बस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर वेरी सून बिकॉज वैसे तो देखो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन, आई एम गोइंग टू टेक रियल गैस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ओनली। सो द अमाउंट ऑफ डेविएशन की अगर हम बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय z। हमारे पास जो इस तरीके से ग्राफ आ रहा था ऐसे और ऐसे, यहां पर इनिशियली वी हैव अ डेविएशन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया बाय z, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसका नाम मैंने बस बता दिया, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नहीं बताया मैंने, अगले क्लास में इसको जानेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ z टेल्स हाउ मच द गैस इज रियल, जितना ज्यादा z का वैल्यू उतना ज्यादा गैस रियल मानी जाएगी, ठीक है। मैथमेटिकली अगर हमें z को कैलकुलेट करना हो, सो मैथमेटिकली z इज नथिंग बट मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा दैट इज दिस, यानी कि हम जानते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यानी कि V बाय एन क्या हो जाएगा आर टी बाय पी, और V बाय एन को ही जो V बाय एन का वैल्यू है दिस इज नोन एज मोलर वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को मोल से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब रियल का तो हमें पता नहीं है, बट आइडियल के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आइडियल के लिए जो Vm हो जाएगा दैट इज आर टी बाय पी, उसको मैंने यहां पे घुसा के सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो दिस होल एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बिकम, z इज गोइंग टू बिकम Vm P by RT, बट ये जो Vm है दिस इज फॉर द रियल गैस, ओके। और आइडियल के लिए जनरली Z का वैल्यू हमेशा 1 होता है, क्योंकि आइडियल 1 हो जाएगा वॉल्यूम, और टेम्परेचर के साथ जो Z की डिपेंडेंसी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस आज मैं और कुछ नहीं बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर राइट हियर। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में यू विल गेट एग्जैक्ट क्लैरिटी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रियल। मेरा मकसद था आज के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ को समझाना। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड मेक योर नोट्स वेरी वेल, ठीक है। Hello dear students, once again I am sure that you have seen the complete lecture. I hope that you have seen the complete lecture. So that's all for this lecture. In this lecture in last we have talked about real gases. In next lecture we will cover that topic very efficiently. I am going to discuss all the details, all the various derivations to get to that main equation, the real gas equation. उसकी हम बात करेंगे, and that's all for today. Thank you so much. Thank you for liking. Thank you for subscribing. Lots of love. Okay, bye.